हेलो दोस्तों, मैं आज लेकर आई हूँ डॉक्टर विलास की पारिवारिक कहानी। मैं ऑफिस से लौट रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। मैंने मोबाइल ऑन किया। इधर से किसी ने बताया कि अरोड़ा तुम्हारे ससुर जी नहीं रहे, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। यह सुनते ही मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या करूँ, क्योंकि ऑफिस की ऑडिट पार्टी आई हुई थी। जब ऑडिट पार्टी चल रही होता है तो प्राय सुबह लोग छुट्टी देने से कतराते हैं। मैंने तत्काल साहब को फोन लगाया और उन्हें ससुर जी की अवसान की सूचना दी। घर आकर तत्काल ने अपना रेल टिकट बुक किया, जल्दी से सूटकेस तैयार किया और रेलवे स्टेशन पहुंची। इंदौर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मैं दौड़कर कंपार्टमेंट में घुस गई। मेरी सीट पर बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। सीट पर बैठते ही यादों की नदी दिल की जमीन पर बहने लगी। ससुर जी का चेहरा रह रहकर याद आ रहा था। सच कहूं तो मेरा दिल यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि ससुर जी नहीं रहे। गाड़ी जैसे जैसे रफ्तार पकड़ने लगी, वैसे वैसे मुझे अपने जीवन का एक एक घटनाक्रम याद आने लगा जो उनके साथ जुड़ा था। मुझे आज भी याद है, मैं ब्याह करके अपने ससुराल आई थी। जब मैंने पहली बार ससुर जी के पैर छुए थे, तब उन्होंने कहा था कि एक बात हमेशा याद रखना कि इस घर को अपना मायका कभी मत समझना। हाँ, हमेशा यदि याद रखना कि तुम्हारा ससुराल है। मैं उनके यह कठोर वचन सुनकर तंग भी हुई और डर भी गई थी। दरअसल मेरे पति अरुण मिलिट्री में थे। शादी के लिए वह 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे। शादी के तत्काल बाद हम हनीमून के लिए मनाली गए और वहां से लौटने के बाद महाबलेश्वर पूना गए। इस घूमने फिरने के दौरान दिन कैसे कट गए यह हमें पता ही नहीं चला। इनकी छुट्टी खत्म हो गई और फिर कश्मीर चले गए। जब एक दिन हम महाबलेश्वर के सनसन पॉइंट पे बैठे थे, तब बातों बातों में उन्होंने बताया कि अपनी ड्यूटी के तहत सीमा पर रहने के दौरान हमें पूरी तरह चौकस रहना पड़ता है, क्योंकि सीमा पार से हमारी सीमा के आतंकवादियों के घुसपैठ की संभावना हमेशा बनी रहती है। फिर सीमा पार से दुश्मन की सेना कभी भी सीज फायर तोड़कर गोलीबारी करती रहती है, इसलिए हमें हमेशा सजग रहना पड़ता है। हमारी छोटी सी गलती या भूल हमारे लिए जान का खतरा बन सकती है। जब उनकी यह बात पूरी हुई तो मैंने यही सवाल किया, आप मुझे कश्मीर घुमाने कब ले जाएंगे? तब तत्काल जवाब देते हुए बोले, अरोड़ा, अगली बार जब हम इंदौर आऊंगा तब तुम्हें अपने साथ कश्मीर ले जाऊंगा। उनके कश्मीर पहुंचने का फोन आया। उसके अगले ही दिन सुबह 5 बजे फोन की घंटी बजी। मेरे ससुर जी ने ही फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मैं कर्नल सिन्हा बोल रहा हूँ। मुझे यह खबर देते हुए खुद को दुख हो रहा है कि कल रात कुछ आतंकवादियों ने हमारी सीमा पर आक्रमण कर दिया। उसके साथ लड़ते हुए आपके बेटा शहीद हो गया। उधर से टेलीफोन बंद हुआ और इधर मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो उन्होंने नपे तुले सपाट शब्दों में मुझे मेरे पति की शहीद होने का समाचार सुनाया। तब उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि आप उनको अपने बेटी की शहीद होने का गम है। अभी या नहीं, कोई अपने सौतेले बेटे की मौत पर भी इतना सख्त नहीं बन सकता, क्योंकि पिता इतना पत्थर दिल हो सकता है, यह सोचकर मैं हैरत में थी। अरुण के निधन के 1.25 महीने बाद मेरे माता पिता पैरी छुड़ाने की रस्म अदा करने के लिए मेरे ससुर आए। जब मेरे पिताजी ने ससुर जी को हम भी हमारे साथ चलने के लिए निवेदन किया, तब वे बोले, तुम अरुण को अपने साथ ले जाकर अपनी रस्म अदायकारी करो। मैं इस प्राचीन ढकोसले को नहीं मानता। पापा जी उनका जवाब सुनकर स्तंभ रह गए। करीब 10 दिन मैके में रहने के बाद मैं पुनः अपने ससुराल आ गई। कुछ दिन तक ससुर जी ने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
मैं किसी कोने में बैठकर दिन भर रोती रहती, लेकिन उन्होंने अपना सोशल वर्क बिल्कुल उसी तरह चालू कर दिया जैसे वो पहले किया करते थे। मैं कोने में बैठे-बैठे सोचती रहती थी कि यह कैसा पिता है, जिसके चेहरे पर अपने बेटे के मरने का गम तक नजर नहीं आता। एक दिन जब हम साथ बैठे थे, तब मैंने ही उनसे पूछा, बाबूजी, क्या आपको अरुण की याद नहीं आती? मैं तो उनके गम में अपने हृदय को अलग नहीं कर पा रही हूँ। तब उन्होंने अपनी आग्नेय आंखों से मेरी तरफ देखा और बोले, जिस दिन उसने मिलिट्री ज्वाइन की, उसी दिन से मैंने अपना हृदय कठोर कर लिया था। मैं जानता था कि यह खबर एक न एक दिन तो मुझे सुनने मिल ही सकती है। जी, फिर देश के लिए शहीद हो गया, उसका गम क्यों करे? हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारा बेटा देश काम आ गया। उनके कठोर वचन सुनकर मैं तंग रह गई। कुछ दिन और बीते, मैं अक्सर उदास ही बैठी रहती थी। एक दिन वे मेरे कमरे में आए और बोले, यह क्या तुम दिन दिन भर बिस्तर पर एक लाश की तरह पड़ी रहती हो? अरुण की मौत हुई है या तुम्हारी? मैंने आंसू पोंछा। वे कहा, बाबूजी, आप मेरा दुख नहीं समझ सकते। मेरा इतना कहना हुआ ही था कि वो बोले, क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता? अरे नादान, मैंने भी अपनी जवानी में अपनी जीवन संगनी को खोई थी, जब अरुण केवल 5 साल का था, और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता? यदि तुम्हें तुम्हारा सुहाग खोया है, तो मैंने भी अपना एकमात्र सहारा खोया है। बाबूजी, मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं भ्रम जाल में हूँ कि मैं अब क्या करूँ। मेरी बात उन्होंने गंभीरता पूर्वक सुनी और फिर अपनी विशिष्ट शैली में वो बोले, तुम इस गम को अपने से दूर हटाओगी, तब तो कुछ अपने बारे में सोचोगी। कुछ दिनों बाद एक दिन ससुर जी मेरे पास आए और बोले, बेटी, अब आज से तुम अपनी जिम्मेदारी भरी जिंदगी शुरू करो। फिर उन्होंने मुझे गैस की बुकिंग कैसे करते हैं यह बताया। कुछ दिनों बाद वे मुझे बैंक ले गए और वहां के काम समझाए। फिर एटीएम ले गए और पैसे निकालते हैं वो सिखाया। टेलीफोन और बिजली का बिल भरना भी उन्होंने मुझे सिखाया। यह सब काम मैं सीख गई और करने भी लगी। पर घर के काम निपटाने के बाद मैं जब अकेली उदास हो जाती थी, तो एक दिन ससुर जी ने मुझे बुलाया और कहा, देखो, अब बहुत हो गया। तुम्हारा उदास चेहरा देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। बेहतर यह होगा कि तुम अपने मायके चली जाओ या इस घर के अलावा कहीं और रहने चली जाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई किराए का फ्लैट देखता हूँ या खुद अपने लिए मकान या फ्लैट देख लूँ। उसने कई बार कहा कि मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी, तो वो बोले, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है और इस तुम्हें ही हाल करना है। कि दिन प्रतिदिन उनका कठोर होता हुआ रूप देखकर मैं तय किया कि वास्तव में अब रोने मात्र से क्या नहीं चलेगा। फिर एक दिन दोपहर में अपने लिए किराए का एक फ्लैट देखने के लिए घर से निकल पड़ी। अरुण से मित्र रामचंद्र जी की मदद से मैंने एक फ्लैट किराए पर ले लिया और वहां रहने चली गई। अब मैं यहाँ अकेले थी। फिर घर और बाहर का सारा कामकाज मुझे ही करना पड़ता था। अरुण की पेंशन हर महीने मिल रही थी, इसलिए कोई आर्थिक परेशानी मुझे नहीं थी। शाम को समय मिलता था तब मैं बालकनी में जाकर बैठ जाती और रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को निहारती रहती। इस प्रकार मेरी शामें गुजरने लगी। लेकिन दोपहर में अक्सर मैं बोर हो जाती, सो मैंने कंप्यूटर सीखने के लिए क्लास ज्वाइन कर ली। 3 माह में मैंने ऑफिस अकाउंटिंग सीख ली। एक दिन शाम में मैं टीवी पर अपना पसंदीदा धारावाहिक देख रही थी, तभी मैसेज रामचंदानी आ गए। मैंने उनके लिए चाय बनाई। चाय की चुस्कियां लेते हुए बोले, अरोड़ा, मेरे ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट खाली है। यदि तुम ट्राई करो तो वह पोस्ट तुम्हें मिल सकती है। यदि जॉब मिल गया तो तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा
और नए लोगों से मेलजोल भी बढ़ने लगेगा। लेकिन मुझे तो काम करने की बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। वो बेसाख्ता बोल पड़ी। देखो अरोड़ा, अनुभव तो काम करने के बाद ही आता है ना। मुझे उनकी बात अच्छी लगी और मैंने अगले ही दिन ही नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे दी। करीब एक सप्ताह बाद मुझे साक्षात्कार की सूचना मिली। मैंने बहुत गंभीर से साक्षात्कार की तैयारी की। अगले शाम मैसेज रामचंदानी के घर आकर मेरे चयन की बात बताई और उसके अगले दिन मुझे नियुक्ति पत्र भी मिल गया। मैं तो यूं भी खाली ही थी। मैंने दूसरे दिन से ही नौकरी ज्वाइन कर ली। अब मेरे पास जॉब था और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। एक शाम सामान जमाते हुए मैंने पाया कि ससुर जी घर के सामान शिफ्ट करने के दौरान गलती से उनकी लॉकर की चाबी मेरे सामान में के साथ आ गई है। शाम को ऑफिस से मैं सीधे ससुर जी के यहाँ पहुंची। उस समय वो सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक में व्यस्त थे। मुझे देखने ही बोले, बैठ जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, क्या तुम लॉकर की चाबी वापस करने आई हो? उनकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और कि उन्होंने कैसे पता चला कि मैं लॉकर की चाबी देने आई हूँ। मेरा आश्चर्य में से भरा चेहरा देखकर वो बोले, बेटी, मैंने ही जानबूझकर ही लॉकर की चाबी तुम्हारे सामान के साथ रखा दी थी। दरअसल मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम चाबी अपने पास रखती हो या मुझे वापस करती हो। मैंने टी टेबल पर लॉकर की चाबी रखी और उनको अभिवादन कर लौटाने लगी। तब वे बोले, सुना है तुम नौकरी करने लगी हो और तुम्हारे अपने ऑफिस के मैनेजर के साथ बहुत पटती है। क्या इरादा है? मैंने स्वाभिमान पूर्वक लेकिन धैर्य के साथ उनसे कहा, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ और वो मेरे अधिकारी हैं, इसलिए कई बार मुझे उनके केबिन में जाना पड़ता है। अब इसे लोग किस नजर से देखते हैं और क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मैं नहीं पालती। मेरा जवाब सुनकर उन्होंने गर्दन नीची कर लिया। मैंने उनके चरण छुए और फिर घर चली गई। मैं घर जरूर चली गई, लेकिन ससुर जी की यह बात मेरे कानों से बार बार टकराती रही कि सुना है तुम नौकरी करने लगी हो और तुम्हारे अपने ऑफिस के मैनेजर के साथ बहुत पटती है। क्या इरादा है? मुझे लगा कि ये बात अब मुझे यह चैन से नौकरी नहीं करने देगी। अतः मैं रविवार को हमारे जीएम के बंगले पर उनसे मिलने गई। उन्होंने पूछा, कहिए, क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं अपना ट्रांसफर भोपाल करवाना चाहती हूँ। मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पीआरओ का पद रस्तोगी जी के सेवानिवृत्त होने से खाली है। यदि आप मेरा तबादला वहां करा सके तो मैं आपकी आजीवन आभारी रहूंगी। मैंने विनम्रता पूर्वक अपनी बात उनके सामने रखी। लेकिन आप तो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, क्या आप पीआरओ का काम संभाल सकेंगी? सर, मुझे लगता है कि मैं अब किसी भी पद पर काम करने के लिए समर्थ हूँ। कल ऑफिस से आप तबादले के लिए आवेदन मेरे पास पहुंचा दीजिएगा। उनको इतना कहते ही मैंने उनका अभिवादन किया और घर लौट गई। अगले दिन मैंने अपना आवेदन पत्र जीएम साहब के केबिन में पहुंचा दिया। करीब एक माह के बाद मुख्यालय में मेरा तबादला भोपाल में हुआ। मैंने अपना तबादला भोपाल करवा लिया, ये जानकर मैसेज रामचंदानी साहिब सहित ऑफिस के सभी साथी आश्चर्यचकित थे। अगले दिन ऑफिस में मेरा विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह के बाद मैं सीधे ससुर जी से मिलने उनके यहाँ गई। मुझे देखते ही वो बोले, अरोड़ा, तुमने अपना तबादला भोपाल करवा लिया ना? उनकी यह बात सुनकर मैं फिर आश्चर्यचकित रह गई कि मेरे तबादला करवाने की खबर उनको कैसे मिली। उन्होंने नौकर से कहकर मेरे लिए चाय नाश्ता मंगवाया और बोले, अरोड़ा, भोपाल पहुंचने के बाद तुम्हें घर का पता मुझे तत्काल भिजवाना। देखो अरोड़ा, इसमें देर मत करना। भोपाल आने
के 2 दिन बाद ही ऑफिस ही एक कलिंग का सहायता से मैंने एक मकान किराए पर लिया और नए पते की जानकारी ससुर जी को भेज दी। मुझे भोपाल आए केवल 3 महीने ही हुए थे और आज ऑफिस में से घर पहुंचने के दौरान यह सूचना मिली कि ससुर जी नहीं रहे। ये संपूर्ण घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने से एक फिल्म की तरह गुजर गया। गाड़ी स्टेशन दर स्टेशन आगे बढ़ते हुए इंदौर पर आकर रुकी। मैं गाड़ी से उतरी और ऑटो करके ससुर जी के घर पहुंची। मेरे पहुंचने से ही पहले उनका अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी हो गई थी। मैंने अंतिम बार उनका चेहरा देखा और उनके चरण स्पर्श किए जब एक शव के रूप में मेरे सामने थे, पर उन्हें देखकर लग नहीं रहा था मानो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। उनका अग्नि स्वभाव उनके चेहरे पर अभी भी वैसा ही नजर आ रहा था। उनके भाई के लड़के ने अभी आरती को कंधा दिया। उनकी अंतिम यात्रा चल पड़ी। अगले दिन मुझे मेरे चचेरे देवर ने एक फाइल कॉपी सौंपी। मैंने एक-एक करके उसके कागज पलटा शुरू किया। ससुर जी ने मेरे नाम विरासत लिखी थी, जिसमें सारी संपत्ति और रुपया पैसा मेरे नाम लिखे थे। वसीयत नामे के बाद अंत में एक चिट्ठी थी जो उन्होंने मेरे नाम लिखी थी, जिसमें लिखा था, प्रिया बेटी, अरोड़ा आशीर्वाद, ये पत्र तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। तुम मेरा स्वभाव देखकर आश्चर्यचकित थी और आजीवन आश्चर्यचकित ही रहोगी। मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने घर से निकालने के लिए विवश कर लिया ताकि तुम अपने कमरे से सूने कोने से बाहर निकलकर दुनिया को समझ सको। मैसेज रामचंदानी को बुलाकर मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आवेदन करो। दरअसल मैंने मैसेज रामचंदानी से जानकारी लेकर ही तुम पर तुम्हारे मैसेज के साथ ज्यादा घुलने मिलने का आरोप लगाया था। बेटी, मैं यह चाहता था कि तुम यथा समय अपने लिए एक योग्य जीवन साथी तलाश लो। उसके लिए तुम्हें मुझे ऑफिस का मैनेजर उपयुक्त भी लगा, लेकिन मेरी यह बात का जवाब तुमने अपना तबादला भोपाल करवाने के रूप में मुझे दिया। बेटी, जमाने के बदलने के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। वैसे ही अकेले स्त्री का जीना आजकल बहुत दुश्वार हो गया है। समय रहते ही यदि तुम्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो शादी अवश्य कर लेना। बेटी, जो मर गया उसके साथ मरा तो नहीं जा सकता। मुझे चिंता यह है कि यदि तुम्हें एक कदर निराश जिंदगी व्यतीत करने की आदत पड़ गई तो तुम्हारा जीवन नर्क बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास आधा धन दौलत तो है भी, जीवन में खुशियां सिर्फ रुपया पैसा से ही नहीं मिलती। इसलिए मैं अपना तन मन धन सामाजिक कर्मों के लिए लगाता रहा। बेटी, मानव होने का अर्थ है समाज में रहना, जबकि तुमने अपने आप को एक कमरे में एक सूने कोने में भर के कैद कर लिया था। अब मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ और संतुष्ट भी कि तुमने जिंदगी को फिर से जीना सीख लिया, और मैं यह चाहता था अब जो कुछ तुम्हारा है यह वसीयत के जरिए तुम्हें सौंप दे। उनकी ये चिट्ठी पढ़कर मैं मन ही मन बहुत परेशान हुई और लगा कि काश मैं उनकी अपने ससुर जी की विचार शक्ति को पहले जान पाती तो उनके बारे में सब कुछ नहीं सोचती जो अकेलेपन में बैठे बैठे सोचती रही। उसके पत्र में लिखा इस बात कि मैं समय रहते किसी जीवन साथी को पसंद कर लूं, इस बार मैं विचार कर रही हूँ। उपयुक्त साथी मिलने पर मैं उनकी यह बात